The next one is function of glucocorticoids. So अब हम जो है glucocorticoids की function पढ़ेंगे. Okay. Effect of cortisol on carbohydrates metabolism. So कार्बोहाइड्रेट पे इसका क्या इफेक्ट होता है, हमने पढ़ा कि इसका इफेक्ट जो है कार्बोहाइड्रेट पे भी होता है, फैट्स पे भी होता है, प्रोटीन्स पे भी होता है. सो कार्बोहाइड्रेट पे क्या इफेक्ट है, कार्बोहाइड्रेट पे जो सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट है इसका वो ये है कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है. ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या चीज़ है? ग्लूकोनियोजेनेसिस असल में कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन है फ्रॉम प्रोटीन्स और कुछ अदर सब्सटेंसेस से इन द लिवर. अगर लिवर प्रोटीन्स वगैरह से कार्बोहाइड्रेट बनाता है तो उसको जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं. सही है. अच्छा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये इंक्रीज कर सकता है अप टू 6 to 10 फोल्ड तक. ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज कर सकता है कोर्टिसोल. और कोर्टिसोल ये इंक्रीज कैसे करता है कि कोर्टिसोल जो है फर्स्टली ये एक एंजाइम बनाता है और वो एंजाइम क्या करता है, जो वो एंजाइम जो रिक्वायर्ड होता है अमाइनो एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, तो कोर्टिसोल वही एंजाइम बनाता है लिवर में. सही है. अच्छा जी, द सेकेंड प्रोसेस इज कि कोर्टिसोल क्या करता है कि ये मोबिलाइज करता है अमाइनो एसिड को. जितने भी एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू है, मतलब लिवर के अलावा जितनी भी टिश्यू है ना, तो वहाँ से अमाइनो एसिड को मोबिलाइज करता है, स्पेशली फ्रॉम मसल्स. वहाँ से अमाइनो एसिड जब मोबिलाइज होता है तो वो हमारे प्लाज्मा में आता है. प्लाज्मा के बाद वो हमारे लिवर में आता है. जब वो लिवर में आ जाता है तो फिर लिवर जो है उस अमाइनो एसिड को कन्वर्ट कर लेता है इनटू कार्बोहाइड्रेट, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करके. सो एक तो इसका ये काम है कि मोबिलाइजेशन करना है अमाइनो एसिड की. सेकेंड फंक्शन इसका ये है कि उस अमाइनो एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है ना, तो इस उस एंजाइम को जो है इंक्रीज करवाना है. तो ये दो फंक्शंस है कोर्टिसोल की. सही है. अच्छा अच्छा, डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय सेल्स. अच्छा, अब ये जो है इसकी सेकंड फंक्शन है कि ग्लूकोज को सेल जो यूज करता है ग्लूकोज को नॉर्मली, उस यूज को कोर्टिसोल जो है वो उसको डिक्रीज करता है, मतलब कि सेल जो है ज्यादा ग्लूकोज को यूज ना करे. इसका जो प्रोसेस है वो आइडेंटिफाइड नहीं है कि एक्चुअली होता क्या है, लेकिन एक सजेशन ये है कि ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स जो है ये क्या करते हैं कि ये NADH को NAD में कन्वर्ट नहीं होने देते, मतलब NADH की ऑक्सीडेशन होने नहीं देते. सही है. सो जब NADH की ऑक्सीडेशन ही नहीं होगी तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी. ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी तो सेल जो है वो ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाएंगे. सो इस वजह से ये जो है ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन कम कर देते हैं बाय द सेल्स. सही है. Okay, elevated blood glucose concentration and adrenal diabetes. अच्छा, अब जो है हमने पढ़ा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज कर लेते हैं. प्लस ये क्या करते हैं कि ये सेल की यूटिलाइजेशन कम कर देते हैं फॉर ग्लूकोज, कि वो ग्लूकोज को ज़्यादा यूज़ ना करें. तो एक तरफ से ग्लूकोज ज़्यादा बन रहा है, दूसरी तरफ से सेल उसको यूज़ नहीं कर रहे. तो क्या होगा कि वो ग्लूकोज जो है वो सारा एक्यूमुलेट होगा हमारे ब्लड में, और हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी. सही है. सो 50 या उससे भी ज़्यादा जो है 50% से भी ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो हमारे ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है. सही है. और इसको कहते हैं एड्रीनल डायबिटीज. एड्रीनल डायबिटीज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन आ रहे हैं, दैट इज कोर्टिसोल, जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, उसकी वजह से ये ग्लूकोज जो है वो इंक्रीज हो जाता है हमारे ब्लड में और वो डायबिटीज कॉज कर लेता है. सो इसको कहते हैं एड्रीनल डायबिटीज. एड्रीनल डायबिटीज के लिए फिर हम क्या देते हैं, इंसुलिन देते हैं. सो इंसुलिन जो है वो उसको जो है डायबिटीज को कम कर देता है, मतलब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम कर देता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा कम नहीं करता जितना वो पैंक्रियाटिक डायबिटीज में करते हैं. जो नॉर्मल डायबिटीज जो आमतौर पर लोगों को होती है डायबिटीज, दैट इज पैंक्रियाटिक डायबिटीज. डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2 वो सारे जो है दैट इज पैंक्रियाटिक. लेकिन जो एड्रीनल डायबिटीज है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स की वजह से हो रहा है, एड्रीनल हार्मोन्स की वजह से हो रहा है. ठीक है. तो इस पे इंसुलिन का इतना इफेक्ट नहीं होता जितना कि पैंक्रियाटिक डायबिटीज पे होता है, क्योंकि एड्रीनल डायबिटीज में टिश्यू जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाते हैं फॉर इंसुलिन. जब टिश्यू रेजिस्टेंट हो जाते हैं फॉर इंसुलिन, तो इंसुलिन का इतना इफेक्ट नहीं होता एड्रीनल डायबिटीज में जितना इसका जो है पैंक्रियाटिक डायबिटीज में होता है.
कॉर्टिसोल ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। सो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे कॉर्टिसोल का क्या इफेक्ट होता है? सो कॉर्टिसोल जो है ये बॉडी के हर एक सेल में प्रोटीन को कम करवाता है, प्रोटीन की जितनी भी स्टोर्स है उसको कम करवाता है एक्सेप्ट फॉर द लिवर सेल्स। सही है, लिवर के अलावा जितने भी सेल्स है उसमें प्रोटीन को कम करवाता है। और कैसे कम करवाता है कि वहाँ पे जो सेल्स में ऑलरेडी स्टोर्ड प्रोटीन है ना, तो उसकी कैटाबॉलिज्म कर लेता है, उसकी कैटाबॉलिज्म इंक्रीज कर लेता है। सेकेंडली जो है बॉडी के हर एक सेल में ये प्रोटीन की सिंथेसिस को डिक्रीज करवाता है। तो इस वजह से जो बॉडी के प्रोटीन स्टोर्स होते हैं, जितने भी सेल्स हैं उसमें जो प्रोटीन स्टोर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं एक्सेप्ट द लिवर सेल्स। सो कॉर्टिसोल का असल में इफेक्ट होता है हमारे आरएनए पे। आरएनए की फॉर्मेशन को ये कम करता है और उस वजह से जो है नए प्रोटीन्स नहीं बनते, और नए प्रोटीन्स नहीं बनते स्पेशली इन द मसल्स एंड द लिम्फोइड टिश्यू। बॉडी के हर एक टिश्यू में ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर जो है ये मसल एंड लिम्फोइड टिश्यू में होता है, और हेपेटिक सेल्स में जो है बिल्कुल भी नहीं होता। सही है। अच्छा जी, अब मसल सेल में ये प्रोटीन को कम करवाता है, सो उस वजह से अब मसल जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, इवन इतने वीक हो जाते हैं कि बंदे को स्क्वेटिंग से खड़े होने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी, और लिम्फोइड टिश्यू जो है ये असल में हमारी जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले टिश्यू होते हैं ना, जैसे हमारा बोन मैरो हो गया, हमारा थाइमस ग्लैंड हो गया, सो वो हमारे लिम्फोइड टिश्यू है। वो क्या करते हैं कि वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सो अब अगर वो भी उनमें प्रोटीन नहीं है, वो भी वीक हो जाते हैं, तो हमारा जो पूरा इम्यून सिस्टम होता है ना, सो वो जो है डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि कोर्टिसोल जो है उसमें से प्रोटीन को कम करवाते हैं। सही है। सो कोर्टिसोल असल में क्या करते हैं? रिडक्शन एंड सेलुलर प्रोटीन एक्सेप्ट लिवर सेल्स। सही है। लिवर के अलावा जितने भी सेल्स है उसमें प्रोटीन को कम करवाना जो है ये कोर्टिसोल का काम होता है। कोर्टिसोल इंक्रीजेस लिवर एंड प्लाज्मा प्रोटीन। सो कोर्टिसोल जो है, जिस तरह हमने पढ़ा कि कोर्टिसोल बॉडी के हर एक सेल में जो है प्रोटीन को कम करवाता है एक्सेप्ट फॉर लिवर सेल। सो लिवर सेल में ये प्रोटीन को इंक्रीज करवाता है, और इवन प्लाज्मा में भी ये प्रोटीन को इंक्रीज करता है। सो अब लिवर में ये कैसे करता है? क्योंकि लिवर में जो है एक तो ये करता है कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं ना, सो वो हमारे लिवर में बनते हैं। कोर्टिसोल उसको स्टिमुलेट करता है कि लिवर जो है वो ऐसे एंजाइम बनाए जो प्रोटीन की सिंथेसिस करे। सही है। तो उस एंजाइम की वजह से हमारे लिवर सेल्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है हमारा जो अमाइनो एसिड होता है ना, तो अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट को ये इंक्रीज करता है एंड टू द लिवर सेल। सो अब जितना ज़्यादा अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट होगा एंड टू द लिवर सेल, तो उससे उतना ही ज़्यादा जो है प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। अच्छा जी, सो प्रोटीन जितना ज़्यादा बनेगा ना, सो प्रोटीन जो है लिवर फिर उस प्रोटीन को रिलीज करता है एंड टू द प्लाज्मा। तो इस वजह से लिवर में भी प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और लिवर फिर उस प्रोटीन को रिलीज करता है इनटू द प्लाज्मा। सो प्लाज्मा में भी प्रोटीन इंक्रीज हो जाता है। सही है। सो प्लाज्मा एंड लिवर के अलावा बाकी बॉडी के जितने भी सेल्स है उसमें प्रोटीन कम होता है कोर्टिसोल की वजह से, और कोर्टिसोल की वजह से ही हमारे लिवर एंड प्लाज्मा में प्रोटीन इंक्रीज हो जाता है। सही है। इफेक्ट ऑफ कोर्टिसोल ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। अब फैट पे कोर्टिसोल का क्या इफेक्ट है? सो फैट पे कोर्टिसोल का इफेक्ट जो है वो मोस्टली लाइक अमाइनो एसिड है, कि ये जो है हमारे एडिपोज टिश्यू से फैटी एसिड को मोबिलाइज करवाता है। जिस तरह कोर्टिसोल प्रोटीन्स को मोबिलाइज करवाता है फ्रॉम मसल एंड फ्रॉम अदर सेल्स, उसी तरह ये फैटी एसिड को भी मोबिलाइज करवाता है फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू। सो जितना फैट इमोबिलाइज करवाता है, मतलब रिलीज करवाता है एडिपोज टिश्यू से, वो सारा फैट जो है हमारे प्लाज्मा में जाता है। सो इस वजह से प्लाज्मा में फैटी एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। सो फ्री फैटी एसिड अवेलेबल होता है, और वही फैटी एसिड फिर एनर्जी के लिए यूज़ होता है। सो जैसे हमने पहले पढ़ा कि कोर्टिसोल जो है ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को कम करवाता है बाय द सेल्स। सो ग्लूकोज जो है, अब सेल्स जो है वो ग्लूकोज ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, बल्कि दे यूज़ फैटी एसिड। सही है। और फैटी एसिड को जितना वो यूटिलाइज करेंगे, सो उसके फैटी एसिड की वजह से जो है फैटी एसिड की डिग्रेडेशन में, फैटी एसिड की मोबिलाइजेशन में आखिर में कीटोन बॉडीज बनती है, और वो कीटोन बॉडीज जो है
बॉडी को कीटोजेनिक बना देती है, मतलब बॉडी में जो है अगर कोर्टिसोल बहुत ज़्यादा है तो बॉडी में कीटोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो जो है बॉडी जो है फैटी एसिड को यूज़ करती है फॉर एनर्जी से इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, इसके अलावा जो है ओबेसिटी कॉज्ड बाय एक्सेस कोर्टिसोल। कोर्टिसोल जो है एक डिफरेंट टाइप ऑफ ओबेसिटी जो है कुछ लोगों में कॉज करवाती है। इसमें इस ओबेसिटी में क्या होता है कि बंदे की जो हेड रीजन होता है और जो चेस्ट रीजन होता है, सारा बहुत ज़्यादा फैट जो है वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है और उसको कहते हैं बफेलो लाइक टॉर्सो। अगर ये चेस्ट अपर एब्डोमिनल या चेस्ट रीजन में बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो जाता है उसको कहते हैं बफेलो लाइक टॉर्सिस। और हेड में जब हो जाता है सो हेड रीजन में मतलब फेस में हो जाता है तो फेस बिल्कुल राउंडेड सा हो जाता है और उसको कहते हैं मून फेस। सही है। अब इसकी जो है कॉज वो अननोन है, क्योंकि फैट मोबिलाइज भी हो रहा है तभी ओबेसिटी हो रही है। सो कॉज जो है दैट इज अननोन, लेकिन हो सकता है कि कोर्टिसोल जो है वो फूड इनटेक को स्टिमुलेट करवाता है, तो इस वजह से शायद जो है ये ओबेसिटी हो जाए। सही है। कोर्टिसोल इज इम्पोर्टेंट एंड रेजिस्टिंग स्ट्रेस एंड इन्फ्लेमेशन। कोर्टिसोल जो है स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन में भी इसका काफ़ी रोल है। स्ट्रेस चाहे जिस टाइप का भी हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो न्यूरोजेनिक हो, मतलब साइकोलॉजिकल कोई स्ट्रेस हो, जिस टाइप का भी कोई स्ट्रेस हो, तो उसमें जो है कोर्टिसोल जो है वो इंक्रीज होता है। अब उसी टाइम पे जो है एसीटीएच जो हमारी एंट्री पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है वो इंक्रीज हो जाता है और एसीटीएच डायरेक्टली विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो कोर्टिसोल की सिक्रीशन को जो है इंक्रीज करता है फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स। सही है। सो फॉर एग्जांपल अगर एक रेट पे जो है एक्सपेरिमेंट की गई थी, उसमें उस रेट में जो है उसका एक लेग जो है वो फ्रैक्चर हो गया था और उस फ्रैक्चर की वजह से विद इन 4 to 20 मिनट्स उसमें जो कोर्टिसोल की कंसंट्रेशन थी ना, तो वो 6 टाइम्स इंक्रीज हो गई। सो इसका मतलब ये है कि कोर्टिसोल जो है जितनी भी स्ट्रेस कंडीशन हो उसमें कोर्टिसोल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस जिसमें कोर्टिसोल इंक्रीज होता है, तो वो स्ट्रेसेस जो है ट्रॉमा भी हो सकता है, किसी टाइप का भी ट्रॉमा, मतलब एक्सीडेंट हो गया आपका, कोई फॉल हो गया है, जो भी हो गया, लेकिन ट्रॉमा हो गया उसमें भी कोर्टिसोल इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, इन्फेक्शन है, जिस टाइप का भी इन्फेक्शन है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, कोई और साइनोसाइटिस वगैरह जितने भी इन्फेक्शन है, सो कोई इन्फेक्शन है, सो उसमें जो है कोर्टिसोल इंक्रीज हो जाता है। इंटेंस हीट और इंटेंस कोल्ड, बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है, सो वो भी एक टाइप का स्ट्रेस ही होता है फॉर बॉडी, तो उसमें भी कोर्टिसोल रिलीज होता है। इंजेक्शन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन और अदर सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स वो होते हैं जो कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी कॉज कर सकते हैं ऐसे। सो अगर नॉरएपिनेफ्रिन का इंजेक्शन किसी बंदे ने लगा लिया या जो है सिंपैथेटिक टाइप कोई ड्रग्स ले लिए, तो उसमें भी हो सकता है, सर्जरी में हो सकता है। इंजेक्शन ऑफ नेक्रोटाइजिंग सब्सटेंस बीनीथ द स्किन। नेक्रोटाइजिंग सब्सटेंस वो होते हैं जो कि नेक्रोसिस का कॉज करते हैं। सो नेक्रोसिस आल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रेस। अच्छा, रिस्ट्रेनिंग एन एनिमल सो दैट इट कैन नॉट मूव। अगर आप किसी एनिमल को बांध लेना, उसको बांध ले, वो जो है मूव नहीं कर सकता, सो वो उसके लिए एक स्ट्रेस कंडीशन होती है, सो उसमें भी कोर्टिसोल रिलीज होता है। एंड ऑलमोस्ट एनी डिबिलिटेटिंग डिजीज, जितने भी डिजीज कंडीशन है, तो उनमें भी कोर्टिसोल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। जी, ये जो कोर्टिसोल बन जाता है ना, विद स्ट्रेस रिलीज होता है कोर्टिसोल, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है एनिमल के लिए या ह्यूमन के लिए, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सो असल में इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि कोर्टिसोल जो है ये मोबिलाइजेशन करवाता है फ्रॉम अमाइनो एसिड, मोबिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड फ्रॉम देयर सेलुलर स्टोर्स। तो वो अमाइनो एसिड और वो फैटी एसिड जो है वो इजीली अवेलेबल होते हैं टू द स्ट्रेस टिश्यू। तो जो स्ट्रेस टिश्यू है वो जो है फैट्स को यूज़ करके अपने लिए एनर्जी बना सकते हैं, मतलब एनर्जी के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, या उसको जो है किसी और कंपाउंड बनाने के लिए, लाइक ग्लूकोज बनाने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। जो अमाइनो एसिड उसको रेडीली अवेलेबल होता है, तो वो अमाइनो एसिड को यूज़ करके अपने लिए कुछ सब्सटेंसेस बना सकते हैं, अपने लिए कोई एसेंशियल प्रोटीन बना सकते हैं जो उनकी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो अपने लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। सही है। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि कोर्टिसोल रिलीज हो जाता है ताकि वो जो है फैट्स एंड अमाइनो एसिड की मोबिलाइजेशन करवा ले।
है इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट ऑफ हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल। अब कोर्टिसोल का इन्फ्लेमेशन पे क्या इफेक्ट होता है? तो जब भी हमारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलवेज जो है इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। इन्फ्लेमेशन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम डिजीज इतना डेंजरस नहीं होता जितना वो इन्फ्लेमेशन डेंजरस होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो वो उसमें इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो जो है उसके इफेक्ट्स जो है बहुत ख़राब इफेक्ट्स उसके होते हैं। सो हमें जो है इन्फ्लेमेशन को स्टॉप करना होता है। इन्फ्लेमेशन जो है वो मेनली 5 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले जो टिश्यू डैमेज होता है ना, तो वहाँ पे केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज हो जाती है, लाइक हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ब्रेडिकाइनेंस। इस टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस वहाँ पे रिलीज हो जाती है जो डैमेज टिश्यू होते हैं। फिर जो है उन केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाती है और वो एरिया जो है जहाँ जो डैमेज एरिया है वो रेड हो जाती है और उसको कहते हैं एरिथेमा। एरिथेमा के बाद क्या होता है कि जो प्लाज्मा होती है ना, सो वो लीक होता है कैपिलरी से। कैपिलरीज चूंकि डायलेट हो जाते हैं ब्लड को इंक्रीज करने के लिए, कैपिलरीज डायलेट हो जाते हैं, so उससे बिल्कुल प्योर प्लाज्मा भी लीक होता है ऑन टू द डैमेज साइड से। फिर क्या होता है कि अच्छा, प्लाज्मा जब लीक हो जाता है डैमेज टिश्यू में, तो वहाँ पे क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर वहाँ पे आते हैं ल्यूकोसाइट्स, और ल्यूकोसाइट्स के बाद फिर क्या होता है कि फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। जो डैमेज टिश्यू होता है वहाँ पे फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, ताकि हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो। अच्छा जी, अब जब भी फाइब्रोटिक टिश्यू बनता है, तो इसका मतलब है कि वो कोई स्कार टिश्यू है। वो जो है नॉर्मल टिश्यू नहीं होता, मतलब उसमें फाइब्रस टिश्यू ज़्यादा होते हैं, तो उसमें कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम हो जाती है, एक्साइटेबिलिटी कम होती है। सो कोर्टिसोल क्या करता है कि कोर्टिसोल चाहे हम इंजेक्ट करें या बॉडी में खुद ही रिलीज हो, तो उसकी दो मेन एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट उसका ये होता है कि बिल्कुल इन्फ्लेमेशन के बिल्कुल अर्ली स्टेजेस जो होते हैं ना, सो उसको ये ब्लॉक कर देता है कोर्टिसोल। सही है। सेकेंड इफेक्ट इसका ये है कि अगर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई है, तो ये उस इन्फ्लेमेशन को रैपिड कर लेते हैं, ताकि इन्फ्लेमेशन जल्दी से खत्म हो जाए और हीलिंग जो है वो जल्दी से स्टार्ट हो जाए। सही है। सो ये दो मेन इफेक्ट्स होते हैं कोर्टिसोल के ऑन इन्फ्लेमेशन। व्हाट आर द स्टेप्स जिसके थ्रू कोर्टिसोल जो है वो इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करता है? तो सबसे पहले कोर्टिसोल क्या करता है कि ये लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। मतलब लाइसोसोम का जो मेम्ब्रेन होता है ना, तो वो आसानी से रप्चर नहीं होता जब कोर्टिसोल होता है। सही है। जब वो रप्चर नहीं होता, तो उसमें जो केमिकल सब्सटेंसेस है, सो वो भी रिलीज नहीं होती, और जब भी वो केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होती है, तो उसकी वजह से फिर इन्फ्लेमेशन फर्दर जाता है। सो अगर लाइसोसोम रप्चर नहीं होगा, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। सही है। सेकेंड क्या करता है कि ये कैपिलरी के परमेबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो अगर कैपिलरी की परमेबिलिटी कम है, तो उसकी वजह से प्लाज्मा जो है वो जो इन्फ्लेम्ड एरिया, सॉरी जो डैमेज एरिया है, सो वहाँ पे प्लाज्मा जो है वो रिलीज नहीं होगा फ्रॉम द कैपिलरीज से। सॉरी। थर्ड ये क्या करता है कि कोर्टिसोल डिक्रीजेस बोथ माइग्रेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो ये जो है वाइट ब्लड सेल की माइग्रेशन को कम कर देता है टू द डैमेज टिश्यू, और उस वजह से इन्फ्लेमेशन जो है वो कम होती है। अच्छा, फोर्थ इज कोर्टिसोल सप्रेस द इम्यून सिस्टम। अच्छा, फोर्थ ये क्या करता है कि ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, ताकि वो जो है लिम्फोसाइट ना बनाए, और लिम्फोसाइट्स नहीं बनेंगे, सो वो दे वोंट बी एबल टू स्टार्ट इन्फ्लेमेशन। सेम। अच्छा, फिफ्थ क्या करता है कि ये जो है हमारे कोर्टिसोल जो है वो फीवर को कम करता है। फीवर को कैसे कम करता है? सो फीवर में ये जो है इंटरल्यूकिन 1 जो है उसकी रिलीज को कम करवाता है फ्रॉम वाइट ब्लड सेल। इंटरल्यूकिन 1 असल में क्या करता है कि ये हमारे हाइपोथैलेमस के जो टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर है उसको एक्टिवेट करता है इंटरल्यूकिन 1। सो कोर्टिसोल जो है वो उस इंटरल्यूकिन 1 को रिड्यूस करवाता है, ताकि वो जो है टेम्परेचर को इंक्रीज ना कर सके। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, तो उसकी वजह से वेजोडाइलेशन नहीं होगी, वेजोडाइलेशन नहीं होगी, कैपिलरी से प्लाज्मा प्लाज्मा जो है वो रिलीज नहीं होगा। सो ये सारे डिफरेंट स्टेप्स है जहाँ पे कोर्टिसोल का काम है, मतलब कोर्टिसोल जो है इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है। तो हर एक स्टेप जो इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व है, उस हर एक स्टेप में जो है कोर्टिसोल का फंक्शन होता है उस इन्फ्लेमेशन को स्टॉप करने के लिए। सही है। So that's why cortisol is anti-inflammatory. Cortisol
अब एलर्जिक रिएक्शन पे कोर्टिसोल का क्या इफेक्ट है? सो कोर्टिसोल का जो है बिटवीन एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उस पर कोर्टिसोल का कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन कोर्टिसोल का जो एलर्जी की जो सेकेंडरी रिएक्शंस होते हैं लाइक इन्फ्लेमेशन जो मोस्टली होती है एलर्जी के साथ, सो उस इन्फ्लेमेशन पे कोर्टिसोल का इफेक्ट ज़रूर होता है, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा कि इन्फ्लेमेशन पे कोर्टिसोल का क्या इफेक्ट होता है। कोर्टिसोल जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। सो ये एलर्जिक रिएक्शन की वजह से जो सीरियस कंडीशन कॉज हो सकती है इन्फ्लेमेशन, सो वो उस इन्फ्लेमेशन को स्टॉप कर सकता है। सही है। फॉर एग्जाम्पल एनाफाइलैक्सिस जो है ये एक एलर्जिक कंडीशन है जो बहुत सिवियर होती है और उसको इमरजेंसी में ट्रीट करना होता है। अगर इसको ट्रीट ना करें तो ये डायरेक्टली शॉक कॉज कर सकता है एंड और इवन डेथ भी कॉज कर सकता है। तो अगर एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन है, आप उसको रोकने के लिए आप क्या करते हैं कि डायरेक्टली कोर्टिसोल जो है वो इंजेक्ट करते हैं और उस इंजेक्शन कोर्टिसोल इंजेक्शन की वजह से जो है शॉक या डेथ जो है वो प्रिवेंट हम कर सकते हैं। सो कोर्टिसोल का डायरेक्ट इफेक्ट एलर्जी रिएक्शन पे नहीं है, बल्कि इसका इफेक्ट जो है दैट इज ऑन द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो कि एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से होता है। सही है। नाउ रेगुलेशन ऑफ कोर्टिसोल सिक्रीशन। सो कोर्टिसोल को अब कौन जो है रेगुलेट करता है? कोर्टिसोल इज मेनली रेगुलेटेड बाय एसीटीएच। सो एसीटीएच जो है ये हमारे पिट्यूटरी हमारा जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहाँ से रिलीज होता है और इसको जो है कोर्टिकोट्रोपिन और एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन भी कहते हैं। सही है। और एड्रीन और एसीटीएच स्टैंड फॉर एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। सही है। सो एड्रीनो एसीटीएच को कोर्टिकोट्रोपिन और एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन भी कहते हैं, जो कि सिर्फ ये ना सिर्फ कोर्टिसोल की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, बल्कि ये जो है एड्रीनल एंड्रोजन्स जो होते हैं इनको भी स्टिमुलेट करता है ताकि वो भी प्रोड्यूस हो। अच्छा, एसीटीएच जो है ये एक पॉलीपेप्टाइड है जो कि 39 अमीनो एसिड से बना होता है। इसलिए इसका एक लाइट चेन भी होता है, एक मतलब छोटा स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड भी होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 24 अमीनो एसिड। सही है। और इफेक्ट दोनों का एक जैसा ही होता है। अच्छा, अब एसीटीएच को जो है कंट्रोल कौन करता है? सो एसीटीएच इज कंट्रोल्ड बाय सीआरएफ। सीआरएफ कहाँ से रिलीज होता है? सो सीआरएफ जो है ये रिलीज होता है पेरावेंट्रिकुलर जो न्यूक्लियाई होता है एंड द हाइपोथैलेमस। वहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं, सो वहाँ उन न्यूरॉन्स में ये बनते हैं और ये जाके रिलीज होता है जो हाइपोफिजियल हाइपोपोर्टल सॉरी हाइपोफिजियल हाइपोथैलेमस पोर्टल जो प्लेक्सस होता है ना, जो कैपिलरी प्लेक्सस होता है, इस पोर्टल सिस्टम में जो है ये हार्मोन रिलीज हो जाता है सीआरएफ। सीआरएफ फिर यहाँ से ब्लड के थ्रू जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी में और एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर ये जो है एसीटीएच को रिलीज करता है एंड एसीटीएच फिर जाके एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वहां से कोर्टिसोल जो है वो सिक्रीट हो। सही। सो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है। अच्छा, सीआरएफ जो है ये भी एक पेप्टाइड है जो कि 41 अमीनो एसिड से बना होता है और लोकेटेड इसकी जो सेल बॉडीज होते हैं दे आर लोकेटेड इन द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस इन टर्न रिसीव मैनी नर्वस कनेक्शन फ्रॉम लिम्बिक सिस्टम एंड लोअर ब्रेन स्टेम। तो ये यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब इसको पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस को कौन कंट्रोल करता है? सो इट इज कंट्रोल्ड बाय द लिम्बिक सिस्टम एंड द लोअर ब्रेन स्टेम। सही है। तो हमारे ब्रेन के दूसरे जो पार्ट्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस को। तो ये पूरा रेगुलेशन प्रोसेस है कोर्टिसोल की सिक्रीशन का।